हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार, जिन भी कैंडिडेट्स का मतलब जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो गया है, उन सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अभी आप लोगों को जो इंटीमेशन लेटर है वो रिसीव होना स्टार्ट हो गया है। एंड जिन्होंने भी यार अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया है, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड साथ के साथ में आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब जो इंटीमेशन लेटर है वो आप लोगों को आना स्टार्ट हो गया है। अब आप बोलोगे कि भैया इंटीमेशन लेटर तो हमको रिसीव हो गया है, तभी तो हम सेकंड डीवी करवाने गए थे। बट वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक इंटीमेशन लेटर होता है। बट जब आप अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेते हो, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे सबमिट करवा देते हो, आफ्टर दैट आप लोगों को एक बाय पोस्ट लेटर आता है फ्रॉम योर सुप्रीडेंट। एंड मतलब उसी को हम ओरिजिनल इंटीमेशन लेटर कहते हैं, क्योंकि अब तो चलो ये मतलब ईमेल वाला एसएमएस वाला सिस्टम चल पड़ा। बट जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था तो हमको भी ईमेल ही आया था। बट जो उससे पहले की वैकेंसीज होती थी ना, उसमें क्या था, कोई ईमेल कोई एसएमएस वगैरह नहीं आता था। उसमें जो भी मतलब बातचीत होती थी सुप्रीडेंट के बीच में और एक कैंडिडेट के बीच में, या फिर अथॉरिटी वालों के बीच में और कैंडिडेट के बीच में, तो वो सारी बाय पोस्ट लेटर्स के द्वारा ही होती थी। कोई उसमें ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं होता था, कोई मोबाइल में एसएमएस वगैरह नहीं आता था। जो रिजल्ट आता था वो भी ऑफलाइन आता था। एंड जो भी बातचीत होनी होती थी वो भी सारे कुछ बाय पोस्ट लेटर वगैरह आता था। तो अभी आप लोगों को जैसे कि इंटीमेशन लेटर हम लोग बोल देते हैं, बट ये जो हमारे पास ईमेल आता है, जो ये हमारे पास एसएमएस आता है, इसको हम एज ए मतलब ओरिजिनल इंटीमेशन लेटर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है। एंड ये सिर्फ हमको इन्फॉर्म करता है कि हमारा फर्स्ट डीवी सक्सेसफुल हो गया है एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा के आओ, उसकी लास्ट डेट ये है। बाकी और तो हमको ये कुछ भी नहीं दिया होता। जो हमारे पास ईमेल आता है उसमें और तो कुछ भी नहीं दिया होता। बट ये जो ओरिजिनल जो इंटीमेशन लेटर आपको बाय पोस्ट आता है, उसमें सारी एक तो डिटेल्स बताई होती है कि आपकी क्या पर्सनल डिटेल्स हैं, उसके बाद में आपकी कहाँ ज्वाइनिंग होने वाली है, वो सब कुछ बताया होता है। उसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्योंकि अभी आप लोगों का फर्स्ट डीवी सक्सेसफुल हो गया है, सेकंड डीवी आप अपना सेकंड डीवी सक्सेसफुल करवाने वाले हो, या फिर अभी आपने कर मतलब अपना सेकंड डीवी कंप्लीट करवा लिया। तो अब आपकी सीधा होगी ज्वाइनिंग, मतलब ट्रेनिंग होगी पहले, तो उसके बाद में ज्वाइनिंग होगी। बट उससे पहले आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप एक जीडीएस के तौर पे ज्वाइन करने वाले हो, तो आप लोगों को क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड साथ के साथ में आप लोगों को मतलब ये ज्वाइन करने से पहले पता होना चाहिए कि जॉब की प्रोफाइल क्या है, साथ के साथ में क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अभी आप लोगों को जैसे कि हम लोगों को ईमेल आया, एसएमएस आया, उसमें क्या लिखा होता है कि आप अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लो, ये लास्ट डेट है। बट कुछ भी लिख नहीं रखा कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कहाँ पे लेके जाने हैं। तो वो जो आपको लेटर आता होता है ना, इंटीमेशन लेटर, उसमें सारा कुछ दिया होता है कि आपको कहाँ पे जाना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा। एंड एक बात मैं वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो इंटीमेशन लेटर मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं, वो आपको अपना सेकंड डीवी कंप्लीट करवाने के बाद में ही आएगा। अगर आप में से अभी कोई कैंडिडेट है जिसका सेकंड डीवी कंप्लीट नहीं हुआ है, देन अभी आप पूछोगे भैया हम लोगों को तो आया नहीं, हम लोगों को वेट करना है क्या? आप लोगों को वेट नहीं करना। आपको जो ईमेल आया हुआ है उसके बेसिस पे आपको अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना है। एंड सेकंड डीवी आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को ये अपना जो इंटीमेशन लेटर बाय पोस्ट आपके घर पे रिसीव होगा। एंड जो इंटीमेशन लेटर आप लोगों को किस फॉर्मेट में आता है, उसमें क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं, क्या कुछ उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए रखे होते हैं, वो सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वाली वीडियो में मिल रही होगी। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो मैंने अपनी यहाँ पे पिक ले रखी है, ये मेरा ही इंटीमेशन लेटर है जो मुझे लास्ट ईयर रिसीव हुआ था। वही आप लोगों को पूरा ये जो फॉर्मेट है वो सेम रहने वाला है। कुछ भी एक मतलब अगर कहूँ एक वर्ड का भी आप लोगों को इधर उधर नहीं दिखेगा, पूरा एज इट इज। ये जो फॉर्मेट है ये एज इट इज आप लोगों को अब की बार भी रिसीव होने वाला है। ये तो मेरा है खैर। और आप लोगों को यार जब रिसीव हो जाए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना, या फिर मुझे पिक भेज देना ऐसे ही हाइड करके। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चाहे आप हाइड कर देना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, एक बार जो अपने इंस्टाग्राम आई डी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, सो उस पर इन्फॉर्म कर देना। एंड काफ़ी सारे मतलब यार कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सेकंड भी हो गया है। सो आप लोग वेट करो, 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को भी ये जो अपना इंटीमेशन लेटर है ये रिसीव हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फटाफट से बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑफिस ऑफ द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो जैसे कि मैं बीपीएम हूँ तो मुझे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से आता है। अगर आप एबीपीएम हो देन आपको वो आएगा इंस्पेक्टर की तरफ से, क्योंकि आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, आपका जो भी मतलब अगर हम हेड कहें तो जो एबीपीएम के हेड होते हैं वो इंस्पेक्टर होते हैं या फिर एएसपी होते हैं।
एंड जो बीपीएम के हेड होते हैं वो सुपरिटेंडेंट होते हैं, एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, ठीक है। तो हमको ये मतलब मुझे ये आई थी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ये हमारा लुधियाना मुफस्सिल डिवीजन पड़ता है। लुधियाना के अंदर ही हमारे यहाँ पे 2 डिवीजन है, एक मुफस्सिल है, एक सिटी डिवीजन है। तो मेरा मुफस्सिल डिवीजन में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में ऑफर ऑफ एंगेजमेंट प्रोविजनली, इसको इंटीमेशन लेटर भी बोलते हैं, इसको ऑफर ऑफ एंगेजमेंट भी बोलते हैं कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप इस जॉब को मतलब एक्सेप्ट करो, ये हमको एक ऑफर है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे मना भी कर सकते हैं, इसलिए ऑफर का यहाँ पे नाम दिया गया है। जब हमारा सेकंड ईवी भी कंप्लीट हो जाता है, हमारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में हमको दिया जाता है ज्वाइनिंग लेटर या फिर जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट। ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट कि हम अब आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं कि अब आपको जॉब में आना है एंड उसको ज्वाइन करना है। एंड ये है ऑफर ऑफ एंगेजमेंट कि यहाँ तक बात जो है वो कच्ची पक्की होती है, बट जब ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट आ गया तो वहाँ पे बात पक्की है एंड आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है, वो वहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे आ गई डेट लुधियाना। उसके बाद में डेट आप लोग देख सकते हो 27 जुलाई 2022 को ये मुझे रिसीव हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे नाम आ जाता है मेरा, श्री हर्ष अग्रवाल, सन और डॉटर ऑफ, यहाँ पे आपके फादर का नेम आ जाता है, हुज डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड बिलोंग्स टू यूआर कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाती है एंड सिलेक्टेड अगेंस्ट यूआर कैटेगरी, तो आप जिस कैटेगरी के अगेंस्ट सिलेक्ट हुए उसकी कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है। मेरा यूआर कैटेगरी में ही सिलेक्शन हुआ था एंड मैं यूआर कैटेगरी का ही हूँ। उसके बाद में कैटेगरीज इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर प्रोविजनल एंगेजमेंट एज, यहाँ पे आ जाएगा जीडीएस बीपीएम, जीडीएस एबीपीएम, जो भी आप हो उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। इन अकाउंट विद अंडर, आपका यहाँ पे एसओ का या फिर हेड ऑफिस का नेम, दोनों का यहाँ पे नेम आ जाएगा। विद टीआरसीएस लैब 12,000 रुपीज। तो अब आप सब लोगों को पता ही है कि टीआरसीएस लैब बीपीएम का कितना है, 12,000। हम लोगों की जो बेसिक पे होती है वो 12,000 होती है, जो एबीपीएम है उनकी 10,000 रुपीज होती है बेसिक पे। तो अगर आप एबीपीएम हो देन आपका टीआरसीएस लैब 10,000 होगा एंड अगर आप बीपीएम हो देन आपका टीआरसीएस लैब 12,000 होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं श्री हर्ष अग्रवाल, सन डॉटर ऑफ श्री, दिस आपके फादर का नेम आ जाएगा। शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट ही सिलेक्शन फॉर प्रोविजनल एंगेजमेंट एज जीडीएस बीपीएम इन दैट बीओ एसओ, जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ उसका नेम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके एसओ हेड ऑफिस का नेम, शैल बी इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट liable to be terminated by him or undersigned by notifying the order in writing and that his or conduct and engagement shall be governed by the Department of Post ग्रामीण डाक सेवक conduct and engagement rules 2020 as amended from time to टाइम। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो हम जीडीएस की यहाँ पे अब जॉब कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में करेंगे, वो हम मतलब कभी भी छोड़ सकते हैं या फिर हमको नोटिस भी दिया जा सकता है कि इसके रिगार्डिंग, हमारी जॉब के रिगार्डिंग। बट वो मतलब कुछ ऐसे होता है कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जब तक आप कोई माइनर, अगर आप जैसे कि मिस्टेक करते हो, अगर आप कोई ऑर्डर्स वगैरह फॉलो नहीं करते हो, देन आपके ऊपर चार्जशीट लगा दी जाती है, यानी कि आपका सैलरी रोक दी 1 मंथ की, या फिर आपका मतलब जो इंक्रीमेंट लगता है ईयर बाय ईयर वो आपका रोक दिया, मतलब ऐसे करके माइनर पेनल्टीज में ये है। एंड अगर आप मेजर पेनल्टी करते हो, जैसे कि मेजर अगर आप मिस्टेक करते हो तो फिर ज़्यादा बड़ी चार्जशीट लगती है कि आपको जॉब से निकाल दिया, और तो वो मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं। एंड साथ के साथ में जो हमारी मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं हम। ये आप एक बात अच्छी तरीके से दिमाग में बांट लो। उसके बाद में जो हमारी मतलब यहाँ पे ये ज्वाइनिंग है ये गवर्न की जाएगी बाय ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स, यानी कि हमारी जो यहाँ पे जॉब है, हमारी जो यहाँ पे ज्वाइनिंग है वो ओनली प्योरली बेसिस ऑफ ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 के हिसाब से होगी। एंड ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 है क्या, इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। साथ के साथ में आपको बता रखा है कि आप ये रूल्स की पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मेजर पेनल्टीज क्या है, माइनर पेनल्टीज क्या है, क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारे के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है। वो वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। मेरी उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। उसके बाद में श्री हर्ष अग्रवाल इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट यू हैव प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल्स। तो यहाँ पे जैसे कि इंटीमेशन लेटर, तो आपको यहाँ पे इंटीमेट किया जाता है कि आपका सेकंड ईवी अब आपका होने वाला है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कौन कौन से, एक तो हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि आपके 10th का सर्टिफिकेट, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स सच एज कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एक्स एंगेजमेंट सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो देन आपका एक्स एंगेजमेंट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद में अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, देन आपका वो सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा ऑन द डे ऑफ अटेंडिंग द ऑफिस of undersigned for verification through competent authority within 10 days of receipt of this letter, following which it is presumed that you are not interested to join the post of this, आपकी पोस्ट का नेम GDS BPM ABPM, and your name will be deleted from the selection list. Further you will have no claim for engagement as GDS BPM, या फिर जो भी आपकी पोस्ट है वो यहाँ पे बता दी जाएगी। तो अभी इन्होंने बोला है
कि जब आपको ये लेटर हमारा रिसीव होता है उसके 10 दिन के अंदर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लेके आने होंगे, जिसमें कि क्या-क्या है आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एक्स एंगेजमेंट सर्टिफिकेट, आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ये सारे आपको 10 दिन के अंदर-अंदर लेके आना है जब आपको ये लेटर रिसीव हो जाए। एंड अगर आप 10 दिन के अंदर-अंदर लाने में फेल हो जाते हो या फिर नहीं आते हो, तो हम समझेंगे कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो एंड आपका जो मतलब नाम है सिलेक्शन लिस्ट से वो डिलीट कर दिया जाएगा एंड फिर आपका कोई भी क्लेम नहीं रह जाएगा आपकी इस पोस्ट के लिए। मतलब आपका यार कैंडिडेट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एक किस्म का, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको। उसके बाद में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू विल हैव टू अंडरटेकिंग ऑन बॉन्ड पेपर ऑफ ₹100 दैट यू हैव एजुकेट independent means of livelihood for yourself and your family other than the TRCA being paid by you by the government। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 4 घंटे की जॉब है, यहाँ पे जो टीआरसी है वो 10,000 रुपये एबीपीएम का है एंड 12,000 रुपये बीपीएम का है। डीए वगैरह लगता है वो अलग बात है कि आपकी जो सैलरी है 17-18,000 रुपये हो जाती है आपकी इन हैंड। बट अगर अब यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपको यहाँ पे 12,000 रुपये दे रहे हैं। जो डीए वगैरह लगता है एक बार उसको भूल जाओ। तो कह रहे हैं कि जैसे कि हम बीपीएम है तो बीपीएम को हम 12,000 देते हैं, एबीपीएम को हम 10,000 रुपये देते हैं। तो इतने रुपए में किसी भी व्यक्ति का घर नहीं चलेगा। तो इसलिए अभी आपकी 4 घंटे की जॉब है, इससे ज़्यादा वो पे आपको दे नहीं सकते। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जब आप ज्वाइनिंग लोगे तो उस टाइम आपको एक 100 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर के ऊपर या फिर 100 रुपीज़ का जो स्टैम्प पेपर होता है उसके ऊपर आपको ये लिखवा कर देना होगा कि मेरे पास जो ये मेरी इनकम है, ये मेरा जो टीआरसी है मुझे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है मेरे एज ए बीपीएम या फिर एज ए एबीपीएम, उसके अलावा मेरे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है। और ये यार रूल्स काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर हम 4 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो अगर हम दूसरी गवर्नमेंट जॉब देखें तो वो कहते हैं कि आप अगर अभी आप कोई और काम नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम करोगे। बट यहाँ पे हम लोगों को खुली छूट दी जाती है कि आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी 4 घंटे की ड्यूटी है देन आप वो बोलो 4 घंटे से अगर आपको कोई ऊपर काम करवाता है, कोई ऊपर लगवाता है, देन आप सीधा बोलो कि नहीं मैं अब और ऊपर काम नहीं करूँगा, मुझे ये काम है, अभी मुझे वहाँ पे जाना है, या फिर आप स्टडी कर रहे हो साथ के साथ में, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आप रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते, ये भी एक बात नोट कर लेना। सो जो आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो आपको लिख कर देना ही देना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो आप लिख ही दोगे, और अगर नहीं है तब भी आपको ये लिख कर देना ही देना पड़ेगा 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर। एंड जब आपको ये इंटीमेशन लेटर रिसीव हो जाता है तो आपको एक और यहाँ पे आपका फर्ज बनता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये तो सब आप जमा करवाए। पर यहाँ पे जो ये और डॉक्यूमेंट्स लिख रखे हैं ये आप विद इन 10 डेज ऑफ दिस लेटर के रिसीव होने के 10 दिन के अंदर अंदर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवाओ, ठीक है। तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने जो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट एटसेट्रा, वो तो आपने जमा करवा दिए। बट जो ये स्टैम्प पेपर पे 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे लिखवाना है, ये आपको कंपलसरी है, ये आपको लिखवाना ही लिखवाना पड़ेगा। कोई भी कचहरी में, कोई भी कोर्ट वगैरह में चले जाना, बाहर वो पटवारी एडवोकेट वगैरह बैठे होते हैं, उनको बोल देना 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ये करना है, और वो अपने आप लिख देंगे, बस नीचे आपके साइन हो जाएंगे, काम खत्म। और इसका मतलब यही है कि आपके पास जो भी आप ये जॉब कर रहे हो, जीडीएस बीपीएम या फिर जीडीएस एबीपीएम, इसके अलावा आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है। बस ओनली यही लिखवाना है आपको, और कुछ भी नहीं लिखवाना। एंड ये एक जो आप अंडरटेकिंग देते हैं आपको पूरा इंडिपेंडेंट बना देती है कि आप 4 घंटे गवर्नमेंट का काम करो, उसके बाद में आप कुछ भी करो, कुछ भी ना करो, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, the BPM will have to provide accommodation for branch post office as at branch office village if the accommodation is not provided by the central government, state government, gram panchayat or any other local body as per standard prescribed by the directorate number this dated this mentioned in notification this as rule 3A7 of GDS conduct and engagement rules. You should take up residence in post office village within a month of selection but before engagement as it is mandatory to you by these rules. Failure to reside in the place of duty for GDS BPM after engagement shall be treated as violation of conditions of engagements and liable for disciplinary action under Rule 10 of GDS Conduct and Engagement Rules 2020 resulting in removal or dismissal from engagement। तो अब ये GDS की जॉब है, पुराने ज़माने में जब पहले होती थी तो उसमें क्या होता था कि जो बंदे हैं वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते थे, काम करते थे। एंड मतलब ये है कि बाहर के अगर बंदे आ गए, पहले यार जो मतलब ये जो सैलरी है जैसे कि अब 17-18 हज़ार हो रखी है, तो पहले इतनी सैलरी नहीं होती थी, पहले बहुत कम सैलरी थी। तो क्या होता था, बाहर के बंदे हो गए सिलेक्ट, उन्होंने 1-2 महीने काम किया एंड जैसे कि हमारा कैश से रिलेटेड सारा काम रहता ही है बीपीएम का, तो पैसे इकट्ठे किए एंड भाग गए। पहले ये काम होता था।
उसके बाद में अब इन्होंने फिर रूल बनाया कि अब जो जीडीएस बीपीएम है उसको ब्रांच पोस्ट ऑफिस उनका जहाँ पे अभी जो उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है उनको उसी विलेज के अंदर ही रहना पड़ेगा, ओनली देन उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, अदरवाइज उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आप एक बात ये करो, जो इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिख रखा है, आपका जहाँ पे बीओ है, जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर वो वहाँ पे बीओ पहले से सिचुएटेड है, अगर बना हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अगर नहीं बना हुआ है देन आपको अपना काम करके, अपना आप अभी जो भी काम कर रहे हो वो सब कुछ छोड़कर, अभी आपका सिलेक्शन हो गया है तो अभी सिलेक्शन के 1 मंथ के अंदर अंदर आपको वहाँ पे जाना है एंड वहाँ पे कोई ना कोई रूम आपको रेंट पे लेना है वहाँ पे रहने के लिए। आप अप डाउन भी कर सकते हो, मैं ये मना नहीं कर रहा आप अप डाउन नहीं कर सकते, बट ओनली विद द परमिशन ऑफ योर इंस्पेक्टर। अगर आपके इंस्पेक्टर, अगर आपके सुप्रीडेंट आपको परमिशन देते हैं कि आप अपने घर से, आप अपने होम टाउन से अप डाउन करो अपनी ड्यूटी के लिए, ओनली देन आप अप डाउन कर सकते हो। अदरवाइज अगर वो आपको परमिट नहीं करते हैं देन आप अप डाउन नहीं कर सकते। आपकी जहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है, जहाँ पे आपका बीओ है, आपको अपने उसी विलेज में रहना पड़ेगा विद योर ओन रेंट, मतलब आपको खुद अपनी जेब से रेंट भरना पड़ेगा एंड आपको वहाँ पे खुद कमरा लेके रहना पड़ेगा। उसके बाद में अगर वहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस आपका लोकेटेड है, बना हुआ है, वहाँ पे पूरी एक मतलब ऑफिस की लुक है, ऑफिस बना हुआ है तो ठीक है। अगर नहीं बना हुआ है देन आप जब वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद में आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ के सरपंच से बात करनी है। वहाँ का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर अंडर कोई जगह आती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जगह आती है या फिर कोई ग्राम पंचायत के अंडर जगह आती है, आपको वो देखनी है। वहाँ पे आपको अपना ऑफिस जो है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको लोकेट करना है। अगर आपका सरपंच ऐसे मान जाए, वहाँ पे आपको जगह दे दे डाक खाने के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, देन ओके। और अगर वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमारे पास भैया अभी जगह नहीं है, कोई हम नहीं दे सकते, तो आपको अपने जेब से रेंट भर के एंड आपको वहाँ पे अपना ब्रांच पोस्ट ऑफिस लोकेट करना पड़ेगा। आप वहीं पर रह सकते हो, आपको कोई मना ही नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस में नहीं रह सकते। आप वहीं पे अपना अकोमोडेशन भी कर सकते हो, साथ के साथ में आप अपना वहीं पे वर्क का जो मतलब ब्रांच पोस्ट ऑफिस है आप वो भी बना सकते हो, बट वो विद इन विलेज होना चाहिए। जो विलेज है जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उसी के अंदर होना चाहिए एंड जो भी उसका रेंट है वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। सरकार आपको 500 रुपये देगी हर एक महीने एज ए रेंट कि आप अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस का रेंट पे करो। बट अगर उसका जो मतलब रेंट है जहाँ पे अभी आप रह रहे हो या फिर रहोगे, अगर उसका जो मतलब रेंट है अगर वो 500 से ज़्यादा है तो आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा, और अगर कम है तो 500 में से जितने भी बचेंगे वो भी आपकी जेब में ही चले जाएंगे। उसके बाद में अगर वहाँ पे लोकेट है ब्रांच ऑफिस या फिर नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आपको विलेज पोस्ट ऑफिस में तो रहना ही रहना पड़ेगा। जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है आपको उसी बीओ के विलेज में रहना पड़ेगा। एक्सेप्शनल ये केसेस ये हैं कि अगर आपके इंस्पेक्टर एंड सुप्रीडेंट आपको परमिट करें अप डाउन की देन आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं रहते हो देन आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा, लीगल एक्शन भी लिया जाएगा एंड आपको एंगेजमेंट से यानी कि आपकी जॉब से निकाल भी सकते हैं। एंड रूल 3A 7 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे रूल 3A क्या है, साथ के साथ में ये रूल 10 क्या है, यार पूरी वीडियो बना रखी है जो आपको शुरू में लिंक प्रोवाइड करवाया था उसी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। ये कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स ही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है, फटाफट से जाओ चेक कर लेना। उसके बाद में फेलियर टू रिजाइन विद इन द डिलीवरी जुरिडिक्शंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फॉर अदर कैटेगरीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। तो अभी बीपीएम के लिए रूल हो गया कि आपको अपने बीओ के विलेज में रहना है, जहाँ पे आपका बीओ है आपको उसी विलेज में रहना है ताकि ऐसे कोई भी पैसे की हेरा फेरी ना हो सके। अभी बात कर लेते हैं जो एबीपीएम होते हैं उनकी, एबीपीएम या फिर डाक सेवक। तो आपकी जो जुरिडिक्शंस है यानी कि आपका जो एरिया है डाक बांटने का, उस एरिया के अंदर अंदर आपको रहना है। अगर हम बात करें कि आपका एक विलेज है या फिर आपका एक बीओ है, उसके अंदर 3 विलेज आते हैं, तो आपका बीओ जिस विलेज में है बीपीएम को उसी विलेज में रहना पड़ेगा। एंड जो आपका एबीपीएम है जो उस बीओ में एबीपीएम लगा हुआ है वो उन 3 विलेज में से कहीं पर भी रह सकते हैं, यानी कि डिलीवरी जुरिडिक्शंस के अंदर अंदर एबीपीएम को रहना है एंड जो बीओ विलेज है उसी की जुरिडिक्शंस के अंदर अंदर बीपीएम को रहना है। और अगर आप नहीं रहते हो देन आपको भी रिमूव या फिर डिसमिस किया जा सकता है। एट प्रेजेंट दर्पण डिवाइसेस आर यूजिंग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडेड via Airtel, Voda, Idea, BSNL, etc. for ensuring connectivity to branch post offices while providing accommodation for GDS BO. It should be ensured that network is available for any of these NSPs. तो अभी जैसे कि अगर आपके वहाँ पे बीओ नहीं है विलेज में देन आपको वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी अपने बीओ को, चाहे आप अपनी जेब से दो चाहे आपको अपने सरपंच से वो जगह मिल जाए। एंड जब आप वहाँ पे प्रोवाइड करवाओगे तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो दर्पण डिवाइस यानी कि आपको जो आरआईसी डिवाइस वगैरह मिलेगा वो इंटरनेट पे चलता है, तो आपको वहाँ पे वाईफाई भी लगवाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे एनएसपी यानी कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर लगवाना पड़ेगा। आप कोई भी एयरटेल, वोडा, आइडिया, बीएसएनएल वगैरह कोई भी वाईफाई लगवा सकते हो, जिसका भी जो भी खर्चा है वो आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। और इतनी बातें सुन के मतलब डिमोटिवेट मत हो जाना कि यार इतना कुछ करना है, शुरू शुरू में औखा लगता है,
और पहले तो यार चले ही जाना जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है ना, वहाँ पे एक बार देखा ना कि बीओ है या फिर नहीं, और अगर है तो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया, और अगर नहीं है ना तो आपके जो एमओ होते हैं मतलब मेल ओवरसीज जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड वहाँ के जो मतलब जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, जब आप एक बार वहाँ पे चले जाओगे 10-15 दिन आपको हो जाएंगे, तो फिर वहाँ के जो मतलब विलेज के पर्सन होते हैं वो भी आपके साथ अच्छे तरीके से टाई अप हो जाएगा आपके साथ। एंड वो भी यार आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको ऐसे नहीं शुरू शुरू में प्रेशर दे देंगे कि अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, आपको पहले वहाँ पे बीओ अकोमोडेट करना पड़ेगा, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा अभी आपको 1 मंथ के अंदर ही। ऐसा कुछ नहीं करते, बस शुरू-शुरू में ये एक रूल्स हैं आपको बताने के लिए। अदरवाइज़ पूरा जो स्टाफ है वो काफ़ी सपोर्टिव होता है, आपको कुछ भी अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके इंस्पेक्टर हैं, जो आपके एमओ हैं, जो आपके सुपरिटेंडेंट है, वो हर एक वक़्त आपके साथ हैं। अगर आप उनको कुछ भी पूछोगे, कुछ भी करने के लिए बोलोगे तो यार वो मना नहीं करेंगे। सो डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना, ठीक है ना? वरना कहोगे कि भैया आपने यार इतने रूल्स वगैरह बता के हमको डीमोटिवेट कर दिया। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यू विल हैव टू फर्निश रिक्विसाइड सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ रुपीज़ 1 लाख for 5 years by remitting requisite premium per annum and application in prescribed form to concerned postal cooperative society through drawing and disbursing officer। तो ये होता था पहले 2022 से पहले जितने भी जीडीएस बीपीएम, जितने भी जीडीएस एवीपीएम भर्ती हुए हैं, जितनी की वैकेंसी निकली है, जो भी ज्वाइन हुए हैं, उन सबसे पहले 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी बॉन्ड लेते थे कि आपकी ये जॉब की सिक्योरिटी बॉन्ड है, अगर आप कल को कोई धोखाधड़ी करके पैसे वगैरह लेके भाग जाते हो तो हम इसमें से काटावाड़ी कर लेंगे, बाकी आपको मिल जाएंगे। बट 2022 के बाद में ये रूल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मेरी भी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं लगी, मैंने कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं दी, एंड आप लोगों की भी कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है। ये फॉर्मेट एक बना रखा है, आपको फॉर्मेट में क्या पता ये दिख भी जाए कि हाँ इतने रुपए आपको देने होंगे, बट कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले रूल होता था, वो रूल जो है वो खत्म कर दिया गया है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें लास्ट पॉइंट की, यू विल हैव टू फर्निश डिक्लेरेशन फॉर हैविंग नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। इफ यू हैव नॉलेज ऑफ राइडिंग अ स्कूटर और मोटरसाइकिल देन that may be considered as knowledge of cycling. The candidate has to submit declaration of this fact and has to produce driving license। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आप जीडीएस बीपीएम हो चाहे आप एवीपीएम हो, दोनों को आपको नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए। एंड अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, आपको स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह चलाना आता है, वैसे यार आज के टाइम में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको स्कूटी मोटरसाइकिल चलाना आए और साइकिल चलानी ना आए। तो अगर मतलब आपको साइकिल चलानी नहीं आती फिर भी एक्सेप्शनल केसेस लगा देते हैं, और अगर आपको स्कूटर मोटरसाइकिल या स्कूटी चलानी आती है तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। और अगर आप बोलोगे कि मुझे साइकिल चलानी आती है देन ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड इन सब की आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, वो आपको अपनी तरीके से कुछ भी नहीं करना। जब आप अथॉरिटी में जाओगे अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर, तभी आपका मतलब जो भी ये सारा काम है, ये जो डिक्लेरेशन वगैरह है, वो अथॉरिटी वाले आपसे खुद ही करवा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म वगैरह निकाले होते हैं, बस आपको वहाँ पे साइन करने होते हैं, ठीक है। और एक बात यार यहाँ पे रह गई थी कि जो आप लोगों को यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करवानी है अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस को, वो तो बात की बात है, बट आप वहाँ पे रह रहे हो उसके आपको एक अपना रेजिडेंट डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं अपने इस विलेज ऑफिस में रह रहा हूँ जहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई है, वहीं पे मैं रह रहा हूँ। वो आपको डिक्लेरेशन देनी होती है आपकी ज्वाइनिंग से पहले, उसके बगैर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। एंड रेजिडेंट डिक्लेरेशन में आपको पूरा लिखना होता है कि मैं अपने इस विलेज में रहता हूँ एंड मैं इसके घर में रहता हूँ। पूरा एड्रेस देना होगा कि आपकी जहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है वहीं पे आप रहते हो। उसके बाद में जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, जिस भी विलेज में होने वाली है, वहाँ के सरपंच के स्टैम्प विद साइन उसके ऊपर लगेंगे जो कि आपने डिक्लेरेशन दे रखी है। एंड ओनली देन जब आप ये सब मतलब अथॉरिटी में जमा करवा देते हो, अपने डिवीजन में जमा करवा देते हो, ओनली देन आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, अदरवाइज आपको ज्वाइन भी नहीं करवाया जाएगा। एंड बाकी जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, अभी आप बोलोगे कि भैया रेजिडेंट डिक्लेरेशन कैसे लिखनी है, तो उसके ऊपर यार बहुत जल्दी वीडियो आगे आने वाली है। मे बी आपको कल सुबह ही वो वीडियो देखने को मिल जाए, सो जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं हमारे एसपीओ के साइन। एंड यहाँ पे ये कॉपी किस किस को भेजी गई है, एक मुझे भेजी गई है खुद को ही, एक उसके बाद में हमारी फाइल को मतलब फाइल में लगा दी गई है, उसके बाद में हमारे इंस्पेक्टर को एक भेजी गई थी, हमारे पोस्ट मास्टर या फिर एसपीएम जो हमारे हैं उनको भेजी गई थी। उसके बाद में डिविजनल ऑफिस, जो एक डिवीजन ऑफिस में मतलब वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट के पास रहती है, एक होती है ये ऑफिस कॉपी या फिर स्पेयर कॉपी की, अगर किसी गुम हो जाए तो ये काम आ जाती है। तो मतलब ये थे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। बाकी जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है उसकी मैंने वीडियो का लिंक आपको दे दिया है, वो आप जरूर से चेकआउट कर लेना। रेजिडेंट डिक्लेरेशन हो गया, वो आपको कैसे लिखना है कल आपको सुबह वीडियो देखने को मिल जाएगी। बाकी आपका जो मेडिकल है आई थिंक अभी वो आपका दोबारा होगा, क्योंकि अभी तो आपका ओनली डीसी मतलब जैसे कि हमारा मतलब ये प्राइमरी वगैरह जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ ऑफिसेज वगैरह वहाँ पे आपका हुआ था, बट अभी आपका सिविल हॉस्पिटल में भी होगा। सो उसकी यार आपको एक सेपरेट लेटर मिलती है कि अभी आपको अपना जो मेडिकल है वो करवाना है। वो लेटर कैसी होती है, कैसे आती है, फॉर्मेट वगैरह क्या है, एंड उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, देन आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, वहाँ पे आ जाना, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।